जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये पॉलिटी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आप अवश्य देख लीजिएगा, जिसमें पॉलिटी क्या होता है उस पर बात की गई थी। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, उसके बाद शासन कितने प्रकार के होते हैं, उसके पश्चात जो है भारत के लिए जो संविधान बनाया गया है उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में जो है काफी चर्चा किया गया था। इसके पश्चात हमने देखा था कि ये जितने भी पद है वो सब के सब जो है संविधान में ठूस दिए गए हैं। इसके अलावा संविधान के अर्थ जाना, किसने सबसे पहले अपनाया था, कैसे अपनाया था, लिखित क्या था, अलिखित या मौखिक किस रूप में था, कहाँ का था, वो सब जो है व्यवस्था वगैरह जो है देख लिया गया था। ठीक है। इसके बाद जो भारतीय संविधान जो है किस फॉर्मेट में है और इसे कब जो है अपनाया गया था, कब बनाया गया था, कब बनना शुरू हुआ था, और इसे बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, और उस समय जो है अध्यक्षता किसने संभाली थी, वो सब जो है हम लोग पहले के क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। ठीक, कितना समय लगा था और ये कब बनकर तैयार हो गया था, कब लागू हुआ था, ये सब भी हो गया था। इसके बाद 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना ऐसा। तो चलिए आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले यहाँ से, यानी कि भारतीय संविधान के मूल फॉर्मेट के रूप में, है ना। आइए बात करते हैं यहाँ पर। भारतीय जो संविधान का जो मूल आधार है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि जो संविधान का निर्माण किया गया है इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। अगर सवाल इस फॉर्मेट में आए कि भारतीय संविधान का मूल आधार क्या है, तो आप सीधे ऑप्शन में ढूंढ लेना भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि 1935 में एक अधिनियम लाया गया था जिसके तहत जो है सरकार वगैरह बनाने की बात की गई थी, और इसमें काफी जो है नियम कानून जो है उल्लेखित किया गया था, जिसके आधार पर जो शासन चलाया जा रहा था। अगर ये बात आ जाए कि भारतीय संविधान को हाथों से किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, इसका नाम आप याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। ठीक है। इसे किस भाषा में लिखा गया था, तो इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण भी कर दिया गया। इसे बनाने में जो सर्वश्रेष्ठ योगदान माना जाता है, भूमिका माना जाता है, वो किनका है, तो भीमराव अंबेडकर का, इसीलिए तो इन्हें पूजा जाता है। संविधान निर्माण में प्रयोग जो है विदेशी स्रोत, यानी कि संविधान जो है ऐसे ही नहीं बना दिया गया, कहीं ना कहीं से जो कॉपी भी किया गया है। मतलब जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय कई सारे देशों में जो पहले से संविधान बनकर तैयार थे वहां को काफी डीपली जो है स्टडी किया गया, और जो भी अच्छा लगा, जो भी बेटर लगा, उसको कॉपी मारकर इसमें भी ठूस दिया गया। ठीक है। तो देखते हैं कि कहां से लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना या फिर उद्देश्य है, यानी संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस देश से लिया गया है, तो इसका जो विचार है वो लिया गया अमेरिका से, लेकिन इसमें जो भाषा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसका जो फॉर्मेट, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए ये जो फॉर्मेट है वो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, ये जो प्रावधान लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन उसी के अंतर्गत में एक आता है अनुच्छेद नंबर 14 में विधि की समझ समानता। ये इसके अंदर वाला ये जो प्रावधान है विधि की समझ समानता, अब स्पेशल तौर पे आप याद रखिएगा, ये स्पेशल उठाया गया ब्रिटेन से। ठीक है। अक्सर ये पूछता है, ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन मौलिक अधिकार के अंदर ये विधि की समझ समानता अर्थात अनुच्छेद 14 कहां से उठाया गया, तो ब्रिटेन से। ठीक है। मौलिक कर्तव्य ये सब क्या चीज होता है वो हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है शॉर्ट्स देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य कहां से उठाया गया, तो रूस से। नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इस देश के लोगों के लिए जो भी नीति बनाकर, योजना बनाकर जो है यहाँ पर काम किया जाएगा, तो वो नीति क्या सोच कर बनाया जाएगा उसके बारे में निर्देशन इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और ये कहाँ से उठाया गया, आयरलैंड में। ठीक है। आपातकाल में, यानी कि इमरजेंसी में राष्ट्रपति के पास जो है कौन कौन सी शक्तियां होंगी, वो कब तक लागू रहेगा, वो सब प्रावधान जो है जर्मनी से उठाया गया। इसके अलावा संविधान में हम संशोधन भी कर सकते हैं, और ये संशोधन का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद जो हमारा भारत जो है ना, कई सारे राज्यों का एक संघ है, तो ये संघ वाला प्रशासनिक मामला जो है, यानी संघीय व्यवस्था जो है कहां से लिया गया,
कनाडा से लिया गया। ठीक है, हमारे देश में जो है एकल नागरिकता लागू है, यानी कि अगर आपने इस देश का नागरिकता लिया है तो आप किसी और देश की नागरिकता उसी टाइम में नहीं ले सकते। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो इस देश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के बारे में बहुत ही फेमस एक परिभाषा दिया गया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। उन्होंने क्या कहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यानी कि ये जो लोकतंत्र है, व्यवस्था है, ये जनता का है। मतलब जिस देश का ये लोकतंत्र व्यवस्था लागू है, जिस देश में, वहां की जनता ही उस पर काम करेगी और वहां पर जो किसके लिए, जनता के लिए ही है। और किनके द्वारा उसे चलाया जाएगा, तो जनता द्वारा ही चलाया जाएगा। मतलब जनता का है, मतलब भारतीय का है, भारतीयों के लिए है और भारतीयों द्वारा ही शासन चलाया जाएगा, ये परिभाषा कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि भारत में संविधान निर्माण क्यों करना पड़ा। भारत में संविधान निर्माण क्यों करना पड़ेगा, इसकी पूरी व्याख्या के लिए, मतलब इसको अच्छे से समझने के लिए आइए थोड़ा सा ऐतिहासिक घटनाओं पर बात करते हैं। क्या हुआ था कि 1453 ईस्वी में एक कुस्तुनतुनिया पर जो है तुर्कों का अधिकार हो गया और अधिकार होते ही यूरोपियन कंपनी जो है भारत आने के लिए जो है अलग अलग रास्ता जो है खोजना शुरू कर दिए। समुद्री मार्ग जो खोजना शुरू कर दिया और समुद्री मार्ग जो सबसे पहले किसने खोजा, तो वास्को डी गामा, जो कहाँ का था, पुर्तगाल का था। उसे देखा देखी जो है डच वाले भी है, ब्रिटिश भी है, डेनिश भी है और फ्रांसीसी भी है। यहाँ पर आए और प्रलोभन देकर जो है यहाँ पर अपनी कंपनियां स्थापित की और स्थापित करने के पश्चात जो है यहाँ पर जो देखता कि कौन राजा किससे चलता है, मतलब फूट डालकर उनमें जो है शासन करने की जो नीति है इन लोगों ने अपनाई और यहाँ पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी में जो है एक ब्रिटिश वाला जो है, ब्रिटेन वाले जो लोग हैं वो भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किए। इनका वैसे कहा जाता है कि इनका उद्देश्य नहीं था कि ये लोग यहाँ पे शासन करेंगे, बल्कि उद्देश्य ये था कि यहाँ पे आकर व्यापार करना है, यहाँ से रॉ मटेरियल को उठाकर वहां पर ले जाना है। ठीक है, लेकिन समय के साथ जो है उनकी नीतियों में जो है परिवर्तन करना पड़ा और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी दीवानी मामले तो अपनाए, साथ ही साथ वो जो है यहाँ पर कब्जा भी कर लिया, अर्थात इस देश को उपनिवेश भी बना लिए। ठीक है, तो फिर क्या बात होती है आगे में, तो जब 1945 में इंग्लैंड में एक इलेक्शन होता है पीएम का और उसमें जो है लेबर पार्टी जो है जीत जाती है, ये लेबर पार्टी, और उससे जो पीएम बनते हैं उसके नेता क्लीमेंट एटली, वो जैसे ही वो नेता बनते, पीएम बनते हैं, वैसे ही वो घोषणा करते हैं कि किसी भी तरह से भारत जैसे देश को आजाद किया जाए। ठीक है, लेबर पार्टी से थे, वो मजदूर की पार्टी से थे, तो उन्हें भली भांति पता था कि मजदूर का जो है नेचर, जीवन कैसा होता है, गरीब लोग का जीवन कैसा होता है और शोषित वर्गों का जीवन कैसा होता है। इसलिए उसने क्या किया कि सबसे पहले भारत को आजाद करवाया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक मिशन बनाया और जो जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है और उसे 1946 में भारत भेजा। किस लिए भेजा, तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। ठीक है, तब जाकर वहां के लोग जो है, यानी कि कैबिनेट मिशन के तहत जो 3 लोग आते हैं वो यहाँ पे आते हैं और ये क्या बोलते हैं कि हम लोग जो है इस देश को आजाद करना चाहते हैं और आप सभी नेता जो है बताएं कि आप इसे कैसे संभालेंगे। तो यहाँ के जो नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी के या फिर मुस्लिम लीग के जो नेता लोग थे, उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए हम जो है संविधान बनाएंगे और संविधान बनाएंगे तो ठीक है भाई। तो उस संविधान बनाने में जो कैबिनेट मिशन के जो लोग थे उन लोगों ने भी काफी सहायता की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विविधताएं काफी ज्यादा थी तो अकेला इंसान इस पे शासन कर नहीं सकता था, इसलिए क्या किया गया, लोकतांत्रिक शासन हेतु संविधान का निर्माण किया गया। तो आज से आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया। यहाँ पे उस समय जनसंख्या काफी ज्यादा थी और उस जनसंख्या में सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, बहुत सारे समुदाय बने हुए थे, तो उन सभी को संभालने के लिए जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जगहों से लोग भी तो आए हैं, तो लोग जब यहाँ पे आए तो उनका कल्चर भी तो अलग अलग है, तो उन कल्चर को संभालने के लिए जो है सारा प्रावधान जो है संविधान के तहत में लिख दिया गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत में जो पहला है वो है पावर, यानी कि यहाँ की जो पावर है, यहाँ की सत्ता को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया 3 सेक्शन में। कि कौन से वो 3 सेक्शन है, एक है विधायिका जो विधि का निर्माण करेंगे, यानी कि एमपी लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
विधि का निर्माण करने का काम जो है किसका है, विधायिका का। उसके बाद जो विधि अगर बन गया तो उसको क्रियान्वित यानी कि लागू कौन करेगा, कौन उसका पालन करवाना चाहेगा, तो वहां पर कौन से लोग हैं, कार्यपालिका यानी कि पीएम लोग जो है, पीएम सीएम ये सब कार्यपालिका में आ जाएंगे। तो विधायिका विधि बनाता है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करता है यानी कि लागू करवाता है, धरातल पर लेकर आता है, और जो भी उस विधि को पालन नहीं करता है वो न्यायपालिका उससे पूछती है, भाई नियम बना हुआ है तो नियम कानून के अनुसार तुम क्यों नहीं चल रहे हो, चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर 3 पार्ट में बांट दिया गया, और ये तीनों के तीनों जो है अलग अलग संस्था है। ठीक है, स्वतंत्र है। क्लियर। विधायिका की बात करें तो विधायिका में जो विधायिका के जो लोग होते हैं वो कहाँ के रहेंगे, संसद के, यानी संसद जो है संसद के 3 अंग हैं। एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में जो है उसमें 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसका 2026 के पश्चात जो है कि जो जनगणना हो रहा है उसके पश्चात जो है डिसाइड हो जाएगा कि किस इलाके में कितने कितने एमपी बनेंगे, क्योंकि ये जो 543 का जो आंकड़ा है वो बहुत साल पहले का है, उस समय जनसंख्या जो है बहुत ही कम थी, तब जाकर वो 543 हुआ था। वर्तमान में अगर 2026 के पश्चात जो ये डिसाइड हो जाता है तो जनसंख्या 800 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में 543 है, लेकिन 2026 के पश्चात 800 हो जाएगी। राज्यसभा में वर्तमान में है 245, जिसमें 233 लोग जो है निर्वाचित होते हैं और 12 लोगों को राष्ट्रपति स्वयं जो है मनोनीत करते हैं। यही जो है 2026 के पश्चात जो है 332 हो जाएगा, जिसमें से 320 लोग तो निर्वाचित होंगे और 12 लोग मनोनीत होंगे। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो है राष्ट्रपति, यानी कि कोई नियम कानून जो आता है वो बिल बनकर आता है, वो लोकसभा में आता है या फिर राज्यसभा में आता है। उसके पश्चात ही जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके ठप्पा मुहर या फिर सिग्नेचर के माध्यम से पूरे देश में जो लागू होता है। ठीक। कार्यपालिका जो होते हैं, कार्यपालिका के भी 2 सेक्शन है, एक है अस्थायी, दूसरा है अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है नेता लोग। नेता लोग जो है 5 साल के लिए आते हैं और वहां से चले जाते हैं, मतलब जिनका चुनाव होता है वो कुछ ही साल के लिए आते हैं। जो अस्थायी होते हैं, जो कर्मचारी वगैरह हैं, डीएम हो रहे, एसपी हो रहे, एसएसपी हो रहे, डीएसपी हो रहे, वो सब के सब जो है 30 से 40 वर्ष तक जो है, मतलब जिनका जब सिलेक्शन हुआ हो रहा है उसके पश्चात जो है वो 30 या लगभग 40 साल के आसपास में सेवा देते हैं। न्यायपालिका को जो यहाँ पर 4 सेक्टर में दिखाया गया है, वो जिसमें सबसे ऊपर टॉप लेवल पे आता है जो केंद्रीय लेवल पे हो, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कहते हैं इसको। ठीक है, चलो उच्च न्यायालय यहाँ पे है, हाई कोर्ट जो ये राज्य लेवल पे होता है। उसके बाद जनपद अधीनस्थ या जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में होता है। उसके बाद सबसे निचले स्तर पे होता है ग्राम कचहरी। ठीक है, यहाँ पे हो गया ग्राम कचहरी। इस फॉर्मेट में हम आगे बढ़े तो भारतीय संविधान को जो है उसको पूरी तरह से जो है समुचित आंकड़े के साथ जो है लाइन बाय लाइन, वो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट के साथ जो है बांटा गया है। इसको जो है कई सारे खंडों में बांटा गया है, तोड़ा गया है, ताकि हमें ढूंढने में काफी आसान मिले। शुरुआत में सबसे वो चीज डाला गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो। कौन सी चीज है आगे में देखिए। फिलहाल यहाँ पे क्या है, मूल संविधान में, यानी कि जब 1946 में बनना शुरू हुआ था और 1949 में बनकर तैयार हो गया था, तो उस मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। जैसे मान लीजिए साइंस की किताब है, साइंस की किताब में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसी तरह से ये भाग है 22 भाग। तो भाग में भी 2 चैप्टर होगा, तो यहाँ पर चैप्टर नहीं बल्कि क्या है 395 अनुच्छेद है। इस 22 भाग में जो है कुछ कुछ को बांट कर जो है 395 अनुच्छेद है, और उसी में जो है 8 अनुसूचियां है। अनुसूची का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस चैप्टर, यहाँ पे जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो अगर आपको डिटेलिंग में जानना है या फिर उसमें डिटेल की आवश्यकता है, तो वो डिटेल वाला जो सेक्शन है आपको अनुसूची वाला में मिल जाएगा। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 3 आगे बढ़कर 25 भाग हो गया। पहले 395 था, तो वर्तमान में कितना हो गया, घट बढ़कर 470 के अनुच्छेद के आसपास में आ चुका है। उसके बाद अनुसूची की संख्या उस समय 8 थी और आज 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि आज के सेशन में जो भी चीजें आपको बताया गया वो आप आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और आपका काम ये है कि आप इसे आसानी से लिखकर उससे अच्छे से याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ
प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अगर किसी सेक्शन में दिक्कत हो, समझ में न आए तो अवश्य आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कहाँ तक जा रहा है और कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं तीसरे पार्ट में यानी कि अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक से इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।